एक्सरसाइज 7.8 तक हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन थे तो लास्ट टाइम 5 और 6 लगा के उसको कंप्लीट कर दिया है। अब और आगे चलेंगे तो हम लोगों को इसमें पढ़ने को मिलेगा कलन की आधारभूत प्रमेय, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस की फंडामेंटल जो थ्योरम्स है वो दो होती हैं, एक आपकी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम होगी, एक सेकंड फंडामेंटल थ्योरम होगी। क्योंकि ये फंडामेंटल थ्योरम है, इनमें बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें बताई गई हैं और बड़ी जल्दी हम इन्हें कंप्लीट करके इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं जल्दी से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में उन थ्योरम्स को पढ़ने से पहले ना हम आपको एक और चीज बताना चाहते हैं, जो है एरिया फंक्शन, जिसे हम क्षेत्र फलन बोलते हैं। क्षेत्रफल फलन हिंदी में क्षेत्रफल फलन। ये क्षेत्रफल फलन क्या होता है? बड़ा आसान है। देखो, जैसे हमने एक ग्राफ बनाया ऐसा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कैसा भी आप ग्राफ मान लो, ऐसा हमने एक ग्राफ बना दिया। यहां पर ये पॉइंट क्या है? A, और यहां पर एक पॉइंट है B। ठीक है, अब इसका नीचे का जो एरिया है समाकलन में, इसी एरिया को तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं निश्चित समाकलन में। याद आया होगा आपको, ये पहले भी बताया जा चुका है कि अगर कहीं पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब है ये फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसका ये ग्राफ बना हुआ है और a से b तक के बीच का जो एरिया होगा वो इसके द्वारा शो किया जाएगा। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज ये कि अगर मैं a से b तक ना निकालूं, ये क्या है? x एक्सिस है कि नहीं है? अगर मैं ये यहां तक केवल ले लूं, यहां पर एक पॉइंट मैंने क्या ले लिया? x ले लिया। यहां पर अगर मैंने x ले लिया तो अगर हम a टू x करेंगे तो ये कितना एरिया मिलेगा इससे? मुझे आंसर है उस समय आपको केवल इतना एरिया मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू एक्स, ए और x के बीच में जो पार्ट पड़ता है उसका एरिया केवल आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर x की वैल्यू हम थोड़ी सी बढ़ा दें, x को यहां के बजाय यहां लेके आ जाएं, x को यहां के बजाय थोड़ा सा और बड़ा कर दें, अगर थोड़ा और बढ़ा देंगे तो अब ये कितना एरिया हमको मिल जाएगा? पूरा। अब हमको इतना एरिया मिल जाएगा अगर a से x के बीच का निकालेंगे। x को बड़ा करके यहां तक कर दें अगर हम, तो अब हमें इसका पूरे का एरिया मिल जाएगा अगर हम ये चीज कैलकुलेट करेंगे। समझ रहे? अब आप एक चीज इसमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम x बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम x को बढ़ाते जा रहे हैं, पहले यहां तक रखा, फिर इतना बड़ा कर दिया, फिर इतना बड़ा कर दिया, और अगर हम इतना बड़ा कर देंगे x को तो इस पूरे का एरिया हमको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। इसको देख के आपको क्या लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि जैसे जैसे हम x बढ़ाते जाते हैं इसका एरिया क्या होते जाता है? बढ़ते जा रहा है। और अगर हम x कम करते जाएंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या होते जाएगी? कम होते जाएगी। समझ आया? इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है? आंसर है इसकी वैल्यू x पर डिपेंड करती है। समझ रहे हैं? तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम जब y बराबर एफ एक्स लिखते थे तो हम कहते थे कि जो y है वो x का फलन है। क्यों? क्योंकि y x पर निर्भर करता था। समझ आया कुछ आपको? और यहां पर आप देखिए, यहां पर x पर कौन निर्भर कर रहा है? आंसर है वक्र के नीचे का एरिया निर्भर कर रहा है। अगर वक्र के नीचे का एरिया निर्भर कर रहा है एफ एक्स पर, तो आपको नहीं लगता कि ये भी x का फलन होना चाहिए? फिर से सुनिए, आप y बराबर जब एफ एक्स लिखते हो तो इसका क्या मतलब है? इसका यही तो मतलब है y x का
फलन है। क्यों? क्योंकि x बदलने से y में क्या होता है? बदलाव आता है। x के परिवर्तित होने से y परिवर्तित होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो y है वो x का फलन है। जैसे अगर कोई गाड़ी है, वो एक समान चाल से चली जा रही है, एक समान चाल से, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। तो समय बदलते जा रहा है, उसके द्वारा तय की गई दूरी बदलते जा रही है। इसका मतलब दूरी किस पर निर्भर कर रही है? समय पर। तो दूरी किसका फलन है? समय का। सिंपल सी चीज है। तो अगर y x पर निर्भर करता है तो हम बोलते हैं कि जो y है वो x का एक फलन है। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर ये जो एरिया है, एरिया मतलब इसकी जो वैल्यू है ये किस पर निर्भर कर रही है? ये x पर निर्भर कर रही है। तो आपको नहीं लगता अगर एरिया x पर डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू x पर डिपेंड करती है, तो ये भी x का क्या है? एक फलन है। अगर ये x का एक फलन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा और सही से लिख देते हैं हम, कि अगर हमने इसको ऐसे लिखा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू x, तो x के बदलने से इसकी वैल्यू बदलेगी। इसकी वैल्यू बदलेगी मतलब एरिया बदलेगा, इसलिए एरिया जो होगा वो किसका फलन होगा? x का फलन होगा। बस इतनी सी चीज आपको समझनी कि यहां पर एरिया, ये जो भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं ना, यहां पर वक्र के नीचे x अक्ष तक का जो एरिया रहता है वो किसका फंक्शन है? आंसर है वो x का फंक्शन है। जैसे जैसे x बदलते जाएगा वैसे वैसे एरिया भी क्या होते जाएगा? बदलेगा। जैसे अभी आपने देखा एक निश्चित चाल से अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी किस पर डिपेंड करेगी? टाइम पर डिपेंड करेगी, समय पर निर्भर करेगी। समझ आया? अगर किसी वस्तु पर हम एक समान बल लगा के उसको विस्थापित कर रहे हैं तो उस बल के द्वारा किया गया कार्य किस पर डिपेंड करेगा? विस्थापन पर, क्योंकि बल तो एक समान आपने लगाया है। जितना ज्यादा विस्थापित करेंगे उतना ज्यादा वर्क होगा, कम विस्थापित करेंगे कम वर्क होगा, तो वहां वर्क विस्थापन पर निर्भर करता है, इसलिए वर्क विस्थापन का फंक्शन है। सिंपल सी चीज है। तो y अगर x पर निर्भर करती है तो y x का फलन है, तो हम y को f ऑफ x लिखते हैं। यहां पर इसके नीचे का एरिया x पर निर्भर कर रहा है। x जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं एरिया बढ़ते जा रहा है, x कम करोगे एरिया कम हो जाएगा। इसका मतलब एरिया x पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये x पर डिपेंड कर रहा है तो पक्का ये एरिया का फलन है। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? a ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम a टू x। इसका तो मतलब ही है a से x तक का क्षेत्रफल निकालना। पिछली क्लास में आप इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, समझ आ गया? तो ये हमने किसको डिस्कस कर लिया है? ये हमने डिस्कस कर लिया है एरिया फंक्शन को। अब एरिया फंक्शन के बाद हम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ सकते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। देखो, मतलब जो हमारा समाकल कैलकुलस है, कैलकुलस में दो पार्ट हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस होता है और एक इंटीग्रल कैलकुलस है। इस समय हम लोग कौन सा कैलकुलस पढ़ रहे हैं? इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने डिफरेंशियल कैलकुलस भी किया था, ठीक है? तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस की पहली फंडामेंटल थ्योरम क्या है? तो इंटीग्रल कैलकुलस की पहली फंडामेंटल थ्योरम ये है कि यहां जो आप एफ एक्स लिख रहे हैं, एफ एक्स, अगर ये किसी बंद अंतराल a, b पर कॉन्टिन्यूअस है, यदि f फलन f लिख देते हैं, यदि फलन f किसी बंद अंतराल मतलब क्लोज्ड इंटरवल,
यदि फलन f किसी बंद अंतराल a, b में संतत है, तो संतत है मतलब कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, याद है आपको? कि अगर A से शुरुआत करी जाए और B तक उस ग्राफ को बनाया जाए तो बीच में हमको पेन उठाना ना पड़े, याद आया? और डिफरेंशिएबिलिटी का उसका मीनिंग क्या था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग? कि कोई भी फलन, कोई भी वक्र किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा अगर हम उस पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कुछ याद आ गया? तो अगर एक फंक्शन ऐसा है f जो किसी बंद अंतराल क्लोज्ड इंटरवल a, b में कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, संतत है। इसमें एक चीज और लेनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूअस है तथा क्षेत्रफल फलन a ऑफ x है। तब अगर आप क्षेत्रफल फलन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एरिया फंक्शन विल बी इक्वल टू f ऑफ x। ये तो कोई नई चीज नहीं है। देखो, अगर ये ऐसा लिखा है, अगर हम दोनों पक्षों का अवकलन कर दें तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, a डैश x, और समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। तो एक समाकलन है और समाकलन में अवकलन कर दोगे, दोनों विपरीत प्रक्रियाएं एक दूसरे को कैंसिल करके क्या निकाल के दे देंगी आपको, fx। तो एरिया फंक्शन का अगर आप x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे तो उससे आपको ये फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी कि क्या फंक्शन है। बस, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये तो हम पहले से भी जानते रहे हैं। नहीं समझ में आया भाई? आपने पढ़ा ना, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहां से पहले से इंटीग्रेशन हो पड़ा है। अब आप अगर इसको डिफरेंशिएशन कर दोगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की उल्टी प्रक्रिया है, तो ये फिर से समाकलन को हटा के फलन निकाल के आपको दे देगी। ये तो सिंपल चीज है। तो बस यही है, यही है आपकी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। क्या है? यदि फलन f किसी बंद अंतराल क्लोज्ड इंटरवल a, b में संतत है, कॉन्टिन्यूअस है तथा क्षेत्रफल फलन a ऑफ x है, तो क्षेत्रफल फलन का अवकलन अगर आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला फलन मिल जाएगा जिस फलन की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। समझ आया कुछ? तो ये क्या चीज हो गई, ये है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, ये चीज आ गई। इसमें एक सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस भी है, वो भी बड़ी सिंपल है। एक्चुअली उसके बारे में भी हम बता चुके हैं जब आपको डेफिनिट इंटीग्रल का इंट्रोडक्शन बताया जा रहा था। क्या थी? सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या है? उसमें भी ऐसा ही कुछ है। उसमें भी अगर हम ये ले लेते हैं कि यदि फलन f किसी बंद अंतराल a, b में संतत है। अब देखो, जो फलन संतत होता है वो अवकलनीय भी तो होता है, याद है आपको? तो अगर यदि फलन f किसी बंद अंतराल a, b में संतत है, ठीक है, तब उस वक्त इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b, अगर हम ये मान लें संतत है तथा f का प्रति अवकलज
f का प्रति अवकलज कैपिटल F है। प्रति अवकलज का मतलब समझते हैं ना बेटा, समाकलन। और अगर f का प्रति अवकलज f है तब, अब देखो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम हमको बोलती है, देखो यदि फलन f किसी बंद अंतराल a, b में कॉन्टिन्यूअस है तथा f का प्रति अवकलज यानी कि f का जो समाकल है वो कितना है, कैपिटल F, तो आप इसको कैसे लिख पाओगे, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू b। f वो फलन है जिसका हमने यहाँ जिक्र किया जो कॉन्टिन्यूअस है, कौन से अंतराल में, बंद अंतराल क्लोज्ड इंटरवल a टू b में। तो a से b हमने अगर ले लिया उस फलन का, और अगर इस फलन f का प्रति अवकलज अर्थात उसका समाकल अगर f है तो इसको कैसे लिख सकते हो, ये बताती है हमारी सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। उस समय आप इसको ऐसा लिख सकते हो, f का क्या लिखना है आपको यहाँ पर, प्रति अवकलज। प्रति अवकलज मतलब समाकलन, ये यहाँ लिखना है, और जो ये लिमिट्स हैं ये राइट साइड में यहाँ पर आ जाएंगे। समझ में आया, ये लिखने का तरीका ये हमको किसने बताया, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, कि अगर f एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल a से b में, तो ये जो चीज है इसको आप ऐसा लिख सकते हो। इसका यहां पर क्या लिखना है आपको, प्रति अवकलज, जो ये लोअर और अपर लिमिट्स होंगी वो ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड पे आ जाएंगे। फिर और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस हमको और क्या करना अलाउ करती है, हमको और ये करना अलाउ करती है कि पहले आप इस x की जगह पर क्या लिखोगे, अपर लिमिट, तो ये आ जाएगा f ऑफ b, फिर इस x की जगह लोअर लिमिट लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा a। ये करना अलाउ करती है, ये हमको कौन बताता है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये मैंने बोला ना आपको कि जब हमने बताया था तो हालांकि बता दिया था, लेकिन क्योंकि आज फंडामेंटल थ्योरम्स की बात हो रही है तो चर्चा करना ज़रूरी है, तो ये हमने आपको बता दिया। और इसमें कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, हमने आपको करके दिखाया था कि अगर आप कांस्टेंट लगाते भी हैं तो भी वो आगे चल के क्या हो जाना है, उसको कैंसिल हो जाना है। याद है, नहीं याद है आपको, याद है, अच्छा एक बार बस थोड़ी सी देर लगेगी, मैं आपको करके दिखा देता हूं कि समाकलन करने में, क्योंकि हमने देखा है कि हमको इंटीग्रल के साथ क्या लगाना पड़ता है, एक कांस्टेंट, और ये उसकी लिमिट्स आ जाएंगी a और b। अब लिमिट हम अप्लाई करेंगे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम से, तो क्या होगा, f ऑफ b प्लस c माइनस इसी में f ऑफ a और माइनस c। वैसे तो ऐसे लिखना चाहिए मुझे इस तरह से, पहले इसमें हम b लिखेंगे x की जगह पर, फिर माइनस, फिर इसी पूरे में x की जगह पर a लिखेंगे। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस f ऑफ a माइनस c, इससे ये कैंसल हो जाएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a आ जाएगा। इसीलिए हम कांस्टेंट लगाना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर बार वो क्या हो जाना है, उसको कैंसिल हो ही जाना है, तो हम क्यों बार बार लगाएं, तो हम नहीं लगाते फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन में या इसमें। और ये कांस्टेंट नहीं लगाना, इस प्रकार का प्रोसेस करना, ये हमने नहीं बनाया है, ये क्या है, ये सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है जो हमको बताती है कि आप ऐसा कर सकते हो। कुछ बात समझ में आई। और फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस आपको क्या बताती है कि अगर कोई फंक्शन f है क्लोज्ड इंटरवल a, b में कॉन्टिन्यूअस है, और अगर क्षेत्रफल फलन a ऑफ x है तो इसका अगर आप अवकलन कर देंगे तो आपको ये फलन की वैल्यू मिल जाया करेगी। क्षेत्रफल फलन का अवकलन कर देने से आपको उस फलन का मान मिल जाएगा। क्षेत्रफल फलन का अवकलन करने से ये जो फंक्शन है जिसका ग्राफ आपने ये बनाया है, इसका मान आपको मिल जाएगा कि क्या था वो फंक्शन। समझ आ रहा है। बस इतना सा इंट्रोडक्शन है इस लेसन में। इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज और इसमें छोटी सी आपको ध्यान रखनी है कि जब आप इसके क्वेश्चंस को ये सब करोगे ना, जैसे ये सब कर रहे हो आप,
इसका प्रति अवकलज यहां लिखने जा रहे हो, प्रति अवकलज। तो इस प्रति अवकलज जो आप लिखेंगे, तो ये जिस फलन का प्रति अवकलज होगा और वो जिस लिमिट्स के बीच में हम उसका हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, फलन उन सीमाओं के बीच में परिभाषित होना चाहिए। सोचो कि अगर फलन ही परिभाषित नहीं होगा, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो आप उसका इंटीग्रल कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते। हालांकि ये आपको चेक करोगे तो ही जान पाओगे, नहीं तो आप इंटीग्रल निकाल के रख दोगे, आप समझ नहीं पाओगे। आप इंटीग्रल निकाल के रख दोगे, आप समझ तो नहीं पाओगे। कैसे? एक एग्जांपल मैं दूं आपको, देखो समझाने के लिए। देखिए, एक क्वेश्चन आपका आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया? क्वेश्चन आया x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 1/2 फ्रॉम -2 to 3। ये एक क्वेश्चन आ गया कि इस क्वेश्चन को -2 से 3 के बीच आप क्या करिए? इंटीग्रेट करिए। तो क्योंकि हमने तो ताज़ा बढ़िया ये थ्योरम्स पढ़ी हैं, तो हम जानते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करेंगे। इसका क्या लिखेंगे? इसका एंटी डेरिवेटिव यहाँ लिखेंगे, लिमिट्स राइट साइड पहुंचाएंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, और आप समझ रहे हैं कि कोई ना कोई आंसर आ ही जाएगा। इसका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पक्का कुछ आंसर आ जाएगा, लेकिन उस आंसर में कितनी सच्चाई है अब आपको पता लगेगा। पावर अगर 1/2 है तो आप क्या लिख सकते हो? अंडर रूट लगा सकते हो। अब ये फलन कब परिभाषित है ये भी तो चेक कर लो। अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 में x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू या तो 0 के बराबर हो, x स्क्वायर माइनस 1 0 के बराबर हो जाए तो भी ठीक है, हमारा फलन परिभाषित रहेगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के भीतर 0 आ गया, और अंडर रूट के भीतर 0 आना परिभाषित होना नहीं होता। अंडर रूट के भीतर क्या आना परिभाषित होता है? नेगेटिव नंबर आना परिभाषित होता है, क्योंकि उसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। निकालेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, एक इमेजिनरी नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि x स्क्वायर माइनस 1, ये जो अंडर रूट के भीतर का नंबर है, या तो ये 0 के बराबर हो और फिर या तो 0 से कैसा हो? बड़ा। तो ही हमारा फलन क्या रहेगा? तो ही हमारा फलन परिभाषित होगा। अब ऐसा होने के लिए x स्क्वायर को कैसा होना चाहिए? x स्क्वायर को 1 के बराबर या 1 से बड़ा होना चाहिए। अब हमारा x स्क्वायर 1 के बराबर या 1 से बड़ा कब हो सकता है? आप जानते हैं, अगर आपके x की वैल्यू आपको क्या चाहिए? x स्क्वायर का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर नंबर लाइन पे मैं इसे दिखाऊंगा, यहां पर 0, यहां -1, यहां +1, यहां -2, यहां पर +2। अगर आप चाहते हो कि x का स्क्वायर 1 या 1 से बड़ा हो, तो आपका x यहां पर कोई वैल्यू होना चाहिए या यहां पर कोई वैल्यू होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू -1 होगी तो वर्क करने से +1 आ जाएगा। x की वैल्यू -1 से छोटी आएगी, -2 आ गई, तो वर्ग जब करोगे तो 1 से तो बड़ा ही आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आप माइनस मत देखिए, माइनस हम x के लिए बोल रहे हैं, और जबकि 1 या 1 से बड़ा हमको कौन चाहिए? x स्क्वायर। तो जब हम वर्ग करें उस नंबर का, तो वो 1 या 1 से बड़ा हो जाना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा हो जाना चाहिए। ऐसी सिचुएशन पे x आपका कहां से कहां तक हो सकता है? आंसर है x हमारा -1 से छोटा और +1 या +1 से कैसा होना चाहिए? बड़ा। तो ही जब आप वर्ग करोगे तो हमेशा 1 के बराबर या 1 से कैसा आएगा? बड़ा। तो हमारा दिया गया फलन कहां पर परिभाषित है? आंसर है हमारा दिया गया फलन 1 और 1 से बड़े नंबरों के लिए तथा -1 या -1 से छोटे नंबरों के लिए परिभाषित है। पर यहां जो इंटीग्रेशन दिया गया है करने के लिए, इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहां से कहां तक है? -2 से लेकर के 3 तक इंटीग्रेशन की लिमिट है। ये एक ऐसा रेंज है जहां पर इतनी दूर पर तो हमारा फलन परिभाषित ही नहीं है, फिर भी हमें इंटीग्रेशन निकालने के लिए दे दिया गया है। देखो ना, हमारा फंक्शन डिफाइन कहां पर है? हमारा फंक्शन डिफाइन है -1 और उससे छोटे सब नंबर के लिए डिफाइन है। ठीक है, यहां का कोई नंबर आता हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था,
या 1 से बड़े नंबर्स के लिए हमारा फंक्शन डिफाइन है, लेकिन इस बीच के लिए हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर x की जगह पर यहां का कोई नंबर आ जाएगा, 0.5 आ गया, अब x की जगह 0.5 आएगा, स्क्वायर करोगे 0.25 बनेगा, 0.25 में 1 माइनस करोगे तो -0.75 आएगा, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते आप। तो जो फंक्शन आज हमने लिया है ना, वो इस यहां से लगा के यहां तक तो परिभाषित ही नहीं है, और फिर भी हम उसका इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहे हैं -2 से 3 तक। कोई ध्यान नहीं देता। क्वेश्चन किसी को भी मैं दे देता ना, आप इसको लगा के इसका आंसर मुझे निकाल के दे देते, लेकिन देखिए कि क्या वो करना उचित है। अरे जिस रेंज पे, जिस जगह पर हमारा फलन डिफाइन ही नहीं है, उस लिमिट में, उस रेंज में हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं? और कोई ध्यान नहीं देता। आप कभी भी ना चुप्पे से किसी को देना कि यार ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, x√x² - 1 dx फ्रॉम -2 to 3, वो तुरंत क्या करेगा जानते हैं? x² - 1 को t मानेगा, 2x dx बराबर dt, ये सब कर कुरा के इसका एक आंसर आपको बता देगा, पर वो गलत है। अब क्यों गलत है? अब आपको समझ आ रहा है कि जिस अंतराल पर हमारा फलन डिफाइन नहीं है, उस अंतराल पर आप उसका आंसर निकाल के दे रहे हैं, उसको इंटीग्रेट करके आप दे रहे हैं, उसका एरिया निकाल के दे रहे हैं, जबकि उस पर तो हमारा फलन डिफाइन ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है, वहां तो फलन ही नहीं है, और आप हमें आंसर निकाल के दे रहे हैं। तो इसको कोई ध्यान नहीं देता। फिर क्या होगा? क्या हमें जितने क्वेश्चन मिलेंगे हम सब में चेक करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। फिलहाल आपके लेवल पर जितने क्वेश्चन आपको बुक में दिए गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन 99% सारे के सारे क्वेश्चन ऊपर ही समझो, सब कैसे हैं? डिफाइन इंटरवल में ही दिए गए हैं आपको सारे क्वेश्चन। समझ रहे हैं? ऐसा कभी कभी कहां देते हैं आप जानते हैं? कंपटीशन में। कंपटीशन में ऐसा कर देंगे, आप आंसर निकाल देंगे और उसका ऑप्शन भी होगा और आप टिक भी कर देंगे, लेकिन वो कैसा हो जाएगा? वो तो गलत होगा ना। तो वहां पर आप फंस जाएंगे जाकर। तो ये चीज समझ लो कि ऐसा हो सकता है। एक ऐसा इंटरवल भी आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है जिस इंटरवल पे आपका फंक्शन डिफाइन ही ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पे ज्यादा मिल सकते हैं। यहां तो आपको सारे क्वेश्चन लगभग कैसे मिलेंगे? डिफाइन जो इंटरवल होगा उसी पे मिलेंगे आपको। लेकिन ये हमारे इस कैलकुलेशन का एक चीज है, एक ऐसी बात है जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, एंड आई होप कि ये चीज समझकर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। समझ में आया? अच्छा ये चीज ओके। अब अगर ये चीज जान गए हैं तो अब हम इस पर बेस्ड क्या लगा सकते हैं? कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 28 में 4 पार्ट्स हैं, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा है निम्नलिखित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x² dx फ्रॉम 2 to 3। इसमें जो फंक्शन लिखा है, देखो अभी मैंने बताया ना, तो आप हर फंक्शन पे पहले करने से पहले डरोगे कि यार ये डिफाइन है भी कि नहीं इस इंटरवल पे। आपको क्या लगता है ये इस इंटरवल पे डिफाइन होगा कि नहीं? ये एक पैराबोलिक फंक्शन है, और पैराबोलिक फंक्शन x² y बराबर x² बराबर 4ay टाइप का है। तो ये कैसा बनेगा? y एक्सिस पर ऐसा बनेगा, ऐसे। तो x बराबर 2 से और 3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फंक्शन डिफाइन है। मैंने बोला ना, आपको ज्यादातर वही क्वेश्चन दिए जाएंगे जो दिए गए इंटरवल पे क्या होंगे? डिफाइंड होंगे, परिभाषित होंगे। आप इसकी चिंता मत करिए। ठीक है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम लगाइए और बताइए कि क्या करना चाहिए मुझे। सबसे पहले मुझे इसका क्या लिखना चाहिए? एंटी डेरिवेटिव लिखना चाहिए, समाकलन लिखना चाहिए ना। x² का समाकल क्या होता है? x³ 3। समाकलन के लिए वही नॉलेज लगाइए जो अभी तक आप लगा रहे थे, एक्सरसाइज 7.8 तक, 7.8 तक, 7.7 तक। 7.8 में तो हमने वो वाला किया है ना, योग की सीमा के रूप में। अच्छा, एंटी डेरिवेटिव लिखने के बाद सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है करने के लिए? स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और इसकी जो लिमिट्स हैं उनको राइट साइड में लिखो। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है, आगे क्या करना चाहिए? यहां जो वेरिएबल है उसके लिए अपर लिमिट लिखो।
तो x की जगह 3 लिखा और उसके ऊपर क्या लिख दिया, क्यूब अपॉन 3, माइनस लगाओ। अब इसी x की जगह लोअर लिमिट लिखो, तो 2 क्यूब अपॉन 3, जहां x होगा वहां अपर लिमिट माइनस, फिर इसकी जगह लोअर लिमिट। बाकी जैसे 3 बटे में लिखा है तो ये ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 27 अपॉन 3 माइनस 8 अपॉन 3। दोनों की डिनोमिनेटर्स सेम है, तो 27 में 8 माइनस कर दो, 19 अपॉन 3। बस ये आंसर आ गया आपका, 19 अपॉन 3। बताइए समझ आया कि नहीं आया, आया समझ में, ठीक। अच्छा, सेकंड पार्ट देखिए इसका, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 और होल स्क्वायर, और यहां पर क्या है, dx फ्रॉम 4 to 9। अच्छा ये बताओ जल्दी से देखो, क्या ये कहीं अपरिभाषित तो नहीं हो जाएगा, 4 से 9 के बीच में। देखो यहां पर 4 से 9 के बीच का कुछ भी नंबर लिखोगे पॉजिटिव ही है, तो अंडर रूट उसको डिफाइन रखेगा, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। अपॉन में फलन अपरिभाषित हो जाएगा अगर ये हर का नंबर 0 हो गया तो, क्योंकि अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो गया इसका, तो 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी, तो हमारा फलन क्या हो जाएगा। तो क्या 4 और 9 के बीच ऐसा कोई नंबर है जिसको रखने से ये अपरिभाषित हो जाएगा। आप यहां पर रखोगे, उसका पावर 3/2 कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 3/2 का मतलब या तो क्यूब का वर्गमूल लो या वर्गमूल का क्यूब लो। तो अगर 4 लिखेंगे आप तो 4 का वर्गमूल 2, 2 का क्यूब 8, 30 माइनस 8। कहने का मतलब यूं कि क्या इसकी वैल्यू कभी 30 के बराबर आएगी, नहीं आएगी। अगर नहीं आएगी तो ये 0 नहीं होगा। रही बात कि ये माइनस हो सकता है, आप बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा है, और हर के माइनस होने से क्या प्रॉब्लम है, माइनस अंडर रूट के भीतर नहीं चाहिए ना, और इसमें कौन सा अंडर रूट लगा हुआ है। फिलहाल आप इतनी ज्यादा चिंता मत करा करो, आप क्वेश्चन लगाओ केवल, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है, मैंने बता दिया है। आप देखो और एक चीज समझ लो, इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी समझ लीजिए इसी क्वेश्चन में, क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। जिन क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन यूज नहीं करना पड़ेगा, वो तो डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। जिनमें आपको प्रतिस्थापन नहीं करना है वो तो डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई। अब जिनमें प्रतिस्थापन होगा उनको लगाने के हमारे पास 2 मेथड हैं, उनको सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। क्या क्या है उनको 1 बाय 1 समझिए। एक तरीका तो ये है कि आप इसकी लिमिट थोड़ी देर के लिए हटा दो और पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लो अच्छे से। तो देखो मेथड 1, ध्यान से देखना। हमने क्या किया, अंडर रूट एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर dx। लिमिट थोड़ी देर के लिए हमने हटा दी। पहले हम इसका समाकलन ही कर लें। भाई एंटी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा ना हमको, कैसे करेंगे बताइए। इसके लिए माना 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू t। दोनों पक्षों का अवकलन कर दो। 30 का 0, x टू द पावर n का करेंगे तो n, x टू द पावर n माइनस 1 और साथ में dx इज इक्वल टू dt। इतना समझ आया आपको। अच्छा, इसके बाद अब ये हम उधर भेज देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 dx इज इक्वल टू माइनस 2/3 dt। यही तो आ जाएगा। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट एक्स dx इज इक्वल टू माइनस 2/3 dt। ठीक है। अब यहां पर सॉल्व करो इसको। तो हम लिखेंगे नहीं क्वेश्चन, इसी में रख देते हैं। अंडर रूट एक्स dx का क्या होगा, अंडर रूट एक्स dx, अंडर रूट एक्स dx आएगा माइनस 2/3
डी टी अपॉन 30 माइनस एक्स टू दी पावर 3/2, इसको लिख दिया टी और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो -2/3 और डी टी अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1/t, तो -1/t, ये इसका समाकल आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो गया 2/3t, ये इसकी वैल्यू आई। अब t की जगह वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमको, तो ये आ गया 2/3 और t की जगह पर 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2, ये इसका एंटी डेरिवेटिव आ गया। अभी आंसर नहीं आया, देखो आंसर अब निकलेगा। हम फिर से इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ √x अपॉन 30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर dx। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम आपको क्या बताती है, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अभी पढ़ी है ना। सेकेंड में क्या आया था कि सबसे पहले आप इस जो यहाँ फलन लिखा है, यहाँ पर क्या था 4 और 9, आपको सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस बताती है कि सबसे पहले इसका यहाँ क्या लिखो, एंटी डेरिवेटिव या समाकल। इसका समाकल हम निकाल के ये लाए हैं, लिखो अब। तो ये है 2/3 1/30 माइनस एक्स टू द पावर 3/2, ये हमने इसका एंटी डेरिवेटिव लिख दिया। और लिमिट का क्या करना है, लिमिट का राइट साइड पे ऐसे लगा दो ब्रैकेट बना के। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम तो याद आ रही है ना आपको, यही सब करना अलाउ करती है वो। अब फिर उसके बाद क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है इनका वैसे भी कोई मतलब नहीं है, तो आप चाहे बाहर निकाल लो। ये 2/3 हमने बाहर निकाल लिया। अब एक बार x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे, फिर लोअर लिमिट लिखेंगे। 1/30 माइनस 9 टू द पावर 3/2 माइनस 1/30 माइनस 4 टू द पावर 3/2, ऐसा कर दिया हमने। बताइए समझ आया। 2/3 बाहर निकाल चुके हैं तो उसको बार बार तो लेना नहीं है हमें। ये 2/3 सॉल्व करिए। 9 की घात 3/2 का मतलब है पहले 9 का वर्गमूल लो, इसका क्यूब करो। 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3, और 3 का क्यूब करिए 27। 30 माइनस 27 3। 4 का स्क्वायर रूट करो 2, 2 का क्यूब करोगे 8। आई एम सॉरी। अब 30 माइनस 8 क्या होगा 22। इसे सॉल्व कर लीजिए। 2/3 एलसीएम ले लिया 66 हमने, इससे डिवाइड किया 22, इससे डिवाइड किया 3, इसे सॉल्व करेंगे 2/3। 22 माइनस 3 कितना हो जाएगा 19। 19/66 कुछ नहीं, तो इससे तो ये 33 टाइम्स में कैंसिल हो ही जाएगा। 19/99, ये इसका आंसर आ गया। देखो अब आप बताएं ये समझ आया कि नहीं आया। और ये क्या है आपका मेथड 1, ये तरीका है। क्या तरीका यूज किया हमने, जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसकी पहले लिमिट आप छोड़ दो। ऐसे ही नॉर्मली जैसा 7.7 तक इंटीग्रल किए हैं वैसे पूरे इंटीग्रेशन आप कर लो। जब इसका इंटीग्रेशन हो जाए पूरा, ये मिलेगा आपको एक। अब सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम यूज कर लो, सॉल्व कर लो। इसका एंटी डेरिवेटिव लिखो, लिमिट अप्लाई करो, ये सब कैलकुलेशन से आपका आंसर आ जाएगा। इसका एक दूसरा मेथड भी है, आप जल्दी से नोट कर लें तो हम दूसरा मेथड भी आपको बता देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। मेथड 2 में क्या करना है, मेथड 2 में लिमिट्स हटानी नहीं है, आपको लिमिट साथ में रखनी है। ठीक है, आप जो क्वेश्चन है पूरा क्वेश्चन साथ में लेके चलोगे। इसमें हमने इसको टी माना, यहां तक का पोर्शन तो सेम रहेगा। अब देखो इसमें काम एक छोटा सा ये करना है कि ये फलन किस में है, x में, तो लिमिट क्या है 4 और 9। अब जब हम ये सारी वैल्यूज यहां पुटअप करेंगे जाके ना, तो हमारा पूरा फलन x के बजाय काय में बदल जाएगा, t में। अब फंक्शन x का है तो लिमिट्स 4 और 9 है,
लेकिन फंक्शन जब टी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस समय भी क्या 4 और 9 हम लिखेंगे? तो नहीं लिख सकते। तो हमारा काम ये होगा कि हम लिमिट्स को भी ना बदल लेंगे। जैसे फलन हमने टी के पदों में बदल लिया, लिमिट्स के लिए भी हम टी के पदों में उसको बदल लेंगे। कैसे? एक बार x की जगह जो आप t मानोगे, जहां पर ये t माना है ना आपने, जहां t मानोगे यहां पर x की जगह एक बार लोअर लिमिट लिख के t निकाल लो, फिर एक बार अपर लिमिट लिख करके t की वैल्यू निकाल लो। जैसे हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 4 देन t इज इक्वल टू, बताओ अगर x की जगह 4 लिखेंगे तो t का मान क्या आएगा? 4 के वर्गमूल का क्यूब करोगे 8, और 30 माइनस 8 क्या हुआ? 22। दूसरा इफ x इज इक्वल टू 9 देन t इज इक्वल टू, अगर x की जगह 9 लिखोगे, 9 का स्क्वायर रूट करोगे 3 का क्यूब 27। अब 30 माइनस 27 क्या होगा? 3। तो जब आपका फंक्शन x में था तो लोअर लिमिट 4 और अपर लिमिट क्या थी? 9। जब आपका फंक्शन t में कन्वर्ट हो जाएगा तो लोअर लिमिट 22 और अपर लिमिट कितनी यूज करेंगे आप? 3। 4 की जगह 22, 9 की जगह 3, इसका मतलब लोअर लिमिट 22, अपर लिमिट 3 यूज करेंगे। अब इसी से क्या बन जाएगा देखो, अंडर रूट एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे? -2/3 dt अपॉन इसको क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर, और लिमिट क्या लिखेंगे? 22 to 3। अब बताइए कुछ बात समझ में आई कि नहीं आपको? कि ये फंक्शन पूरा x में था तो लिमिट्स 4 से 9 थी, अब फंक्शन पूरा t में आ गया तो लिमिट 22 से 3 तक हो गई फिर तो, इसलिए ये करना पड़ेगा। अब इसको क्या करेंगे? इसको आप आगे सॉल्व करिए। इसका समाकलन आपने किया, कितना आ गया? -1/t 22 to 3। अब इसमें ना जैसे t के पदों में आया, तो आप जब अभी तक समाकलन किया है तो जब हमारा आंसर t के टर्म्स में आ जाता था तो x तो t का ये मान उसमें रख देते थे जा करके। अब आप रखोगे नहीं, ये दोबारा से जाके मान रखोगे नहीं। काहे के मारे? अगर हमारा फलन t में कन्वर्ट हुआ था तो हमने लिमिट भी तो बदल ली है, तो अब हमें वापस उसको x में भेजने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो नहीं समझ में आया? वापस x में भेजने की जरूरत कब पड़ी थी? जब हमने लिमिट नहीं बदली थी। अब इसमें तो हमने बदल लिया लिमिट को, अब हमें x में भेजने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करें? डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो। t की जगह पे अपर लिमिट 3 लिखो, फिर t की जगह पे लोअर लिमिट 22 लिखो। ये -2/3, ये माइनस निकाल लो बाहर तो प्लस कर दो, अंदर जरूरत भी नहीं उसकी। अब 1/t बचा, तो 1/3 -1/22, पहले t की जगह 3 फिर 22। इसमें फिर से आप लोगे 66 एलसीएम, 22 माइनस 3 19, ये 33, ये 19/99। एक ये मेथड भी है आपके सॉल्व करने का। तो एक तरीका है कि आप x के पदों में ही क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो शुरुआत में लिमिट ना लें, उसका एंटी डेरिवेटिव निकाल लें, उसके बाद आप वही लिमिट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा से उस फलन पर नहीं जाना चाहते तो आप लिमिट को भी चेंज कर लें और फिर कर सकते हैं। दोनों में से आप खुद समझ सकते हैं कौन सा मेथड ज्यादा सुइटेबल आपको लगा। ये ज्यादा अच्छा लगा, उस मेथड में फिर से पहले x में सॉल्व करो, t में बदलो, फिर वापस x में जाओ, फिर लिमिट अप्लाई करो, लंबा प्रोसेस है और बड़ा पड़ेगा क्वेश्चन। ये मेथड सबसे अच्छा मेथड है आपका कि जब आप ये करो उसी समय लिमिट भी चेंज कर लो और सॉल्व कर लो। और इस मेथड में ये ध्यान रखना कि दोबारा t की जगह वैल्यू मत लिखना उसकी, क्योंकि फंक्शन के साथ साथ लिमिट भी तो हमने बदल लिया है, तो फिर वापस x में लाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर तो। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी पढ़ाई करेंगे, अगली क्लास पे करेंगे। ठीक है, तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।